तो मतलब आप मान रहे कि आप औरंगजेब की औलादे हैं? आप मान रहे हैं आप नाथूराम गोडसे की औलाद हैं? नहीं, मैं तो नाथूराम गोड, मेरे फादर का नाम लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया था। मेरे फादर का नाम सैयद वकारुद्दीन है। बाप को भेज, तेरे बस की बात। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप बेवजह क्यों बेहुदा बात करते हैं? ये इतिहास है कि शिवाजी महाराज हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, उनको मुसलमानों से नफरत नहीं थी। आप क्यों कर रहे हैं सर? गलती हो आपसे तो हम गजब बेइज्जती। हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो हमारे अनलिमिटेड ठग लाइव वीडियो होने वाली है, वसीम वक्कार साहब के ऊपर होने वाली है। क्या इनके स्वैग के सामने वाली आनी गोदी मीडिया के बीजेपी वालों की बेइज्जती खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। गोदी मीडिया के डिबेटों में जाकर गोदी मीडिया को ही जलील कर रहे हैं और उनको बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वसीम वक्कार साहब का ठग लाइव वीडियो। आप सप्लीमेंट्री जोड़ो इसको। अरे सुनिए तो संजय भाई धन्यवाद। संजय भाई हो गया। आसिम बकार सप्लीमेंट्री। तो सर मैंने पूछा तालिबान को आप क्या समझते हैं? क्या है? शरीफ है, आतंकवादी है, क्या है? आप बताइए, आपके हुजूर सऊदी अरब वाले तालिबान को क्या मानते हैं? आप ये बताइए सर। हम संजय चौधरी साहब ने जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं आतंकवादी हैं वो, ठीक। और मोदी जी उनको दे रहे हैं 500 करोड़ रुपए। तालिबान को 500 करोड़ भारत सरकार दे रही है, मोदी जी की सरकार। संसद में बजट पेश करा। तालिबान सरकार में है ना, तो सरकार को दे रहे होंगे पैसे। तो सर या कल को अगर वो हिजबुल मुजाहिदीन सुनिए या इंडियन मुजाहिदीन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस होता है ना सर। बात तो सुनिए, कल को अगर इंडियन मुजाहिदीन कमबख्त आकर, आतंकवादी आकर कहीं सरकार बना ले तो क्या वो भी आप उसको दे देंगे पैसे? जो आतंकवादी है वो है, जो पैदा हुआ आतंकवादी मरेगा भी आतंकवादी। ये चीजें देख रहा हूं, मन को इतना संतोष होता है। क्या मोदी जी भी उसका सम्मान करेंगे एक बलात्कारी का? क्या बीजेपी का यही एक ट्रेंड है? क्या बीजेपी की यही गरिमा है कि जो लोग बलात्कार की बात करते हैं उनका माला पिला के सम्मान करते हैं आप लोग? क्या मोदी जी भी करेंगे, या आप अपने एमपी को सदा देंगे इसके बारे में, उससे सवाल पूछेंगे, नोटिस इशू होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आसिम वकार, ये जलती हुई निक्कर पर आपका क्या कहना है जो कांग्रेस ने डाली है सोशल मीडिया पर? देखिए, आलोक शर्मा जी वैसे ही मुझसे नाराज रहते हैं, लेकिन मैं तो साहब जन्मजात विरोधी हूं आरएसएस का। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के लोग नाराज रहते हैं मुझसे। लेकिन सच्चाई बोलूंगा, सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। देखिए, जिसने भी ये फोटो बनाया है, मैं उस पर एतराज जताता हूं। ये जो नेकर का फोटो बनाया है, ये गलत बनाया है। जहां से धुआं निकल रहा है यहां से निकलता ही नहीं है। धुआं तो पीछे से निकलना चाहिए था। अब पता नहीं कैसे बना दिया, साइड से धुआं कैसे निकल रहा है। अगर मैं बनाता या मैं किसी से बनवाता तो धुआं जो है वो पीछे से निकलना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? अरे नेशनल टीवी पर बैठे हैं आसिम वकार, कैसी बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात करिए। नाम किस में आ गए हम लोग? किस चीजों में उलझ रहे हैं? नेकर की सर, नेकर की। अच्छा, उनको बस छोड़िए आप। बाकी ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, योगी या प्रियंका, बीजेपी या कांग्रेस? जो लोग देश को बांट रहे हैं, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे दुश्मन वो लोग हैं। बीजेपी या कांग्रेस? कौन तोड़ रहा है देश को? कौन देश को बांट रहा है वकार जी, बीजेपी या कांग्रेस? अब आपसे बेहतर कौन जानेगा? क्या करें वकार जी? आपसे बेहतर किसको पता है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे वकार जी? हम लोग साहब डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हम लोग आपकी लाइन क्लियर थी। वो डरते हैं सर। बिल्कुल, तो फिर खुलकर बोलिए ना। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह कौन लेता है उसका? मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूं। तो फिर बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से। हैं जी? हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। कि अगर 19% एक तरफ होंगे तो फिर 81% चुप नहीं बैठेंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। अगर कोई माइनॉरिटी में है जी और उसको दबाया जा रहा है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है, उसकी एजुकेशन छीनी जा रही है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है,
और उसकी अगर कोई बात करता है तो दूसरे धमकी दी जाएगी, तुम अगर इनकी बात करोगे, इनकी अच्छाई के लिए बात करोगे, इनके रोजगार के लिए बात करोगे, इनकी तरक्की के लिए बात करोगे तो हम इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, तो आप इकट्ठा होइए, लेकिन जो दबे कुचले हैं, चाहे उसमें मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। शाबाश। आपको तो ये कहना चाहिए था कि अगर 19% तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? आपको ये कहना चाहिए था मुख्यमंत्री जी कि अगर ओवैसी जी का आरोप सही है और वाकई 19% परेशान है तो हम 19% का भी उत्थान करेंगे। जवाब तो ये होना चाहिए था। असीम भाई भी हम ही में से एक हैं, ये अलग बात है। आज ये असीम वकार हैं, तो आज ये इमाम हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूं। A few moments later. संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली, ये गलती से संबित पात्रा हो गए। खोटा खोटा बात बंद, वरना है तो बाप बंद। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे हैं। जो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता। खटपट अमीश भाई मैं आ सकता हूं? खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। यहाँ यह वैज्ञानिक सत्य है, यह नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है और बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं, वो लाइन ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिल। सेकंड में मेरे पास एक मणिपुर का व्यक्ति कल मिला मेरे को, जब मैं आ रहा था यहाँ, तो एक उत्तर प्रदेश का लेबर मिला मुझे। उसने मुझे बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा भाई साहब योगी जी आएंगे। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा देखो भाई साहब ऐसा है कि हम 20 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया घर लेके जा पाते हैं, लाभ तो दिया सो अलग, मगर जो मैं कमाता हूँ रास्ते से कोई मेरा थैला छीन के तो भागता नहीं है। जैसे थाईलैंड का एक मजदूर अमेरिका के प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई है कि बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है, और थाईलैंड का मजदूर कह रहा है कि साहब हम जो कमाते हैं वो घर लेके जाते हैं, जबकि थाईलैंड में अमेरिका की सरकार ही नहीं। याद आया। इसी तरह से संबित पात्रा जी को मणिपुर का मजदूर मिलता है और कहता है योगी जी बढ़िया आदमी। अरे मैं मणिपुर से आ रहा था, उत्तर प्रदेश का मजदूर मिला मुझे, और दिल्ली कमा दिल्ली में ये फंस गया। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? कमा नहीं रहा है, दिल्ली में कमा रहा है। दिल्ली में मिला मुझे। अरे मुझे दिल्ली में मिला, जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो उसमें मिला मुझे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है साहब। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे। अरे सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। जी जी, जिसकी लिस्ट में नाम है। जी जी, पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? कहाँ कह रही हो? अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हाँ जी, पैसे कितने मिला? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब तुम
पजामे कर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज। क्यों सईद हासिम वकार, क्यों सईद हासिम वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं म्यूजिक। गलत को गलत कहना चाहिए और गलत को गलत अगर कोई कहता है तो उसको सुनना चाहिए। थोड़ी तो कम से कम इंसानियत हमें रखनी चाहिए राजनीति के अंदर कि भूल चुके हैं हम सब। बोलिए अब। रुक, तेरे को बताते तेरी बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में, यहाँ खतरे में, वहां खतरे में, कहां खतरे में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी बेहतरीन वाले, कट्टर वाले हिंदू, बढ़िया वाले हिंदू, रक्षा मंत्री जी हिंदू, विदेश मंत्री जी हिंदू, वित्त मंत्री जी हिंदू, कानून मंत्री जी हिंदू, देश के सेनाध्यक्ष हिंदू, उप सेनाध्यक्ष हिंदू, मुख्यमंत्री जी हिंदू, डीजीपी साहब हिंदू, और इतने सब हिंदू होने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो साहब कमाल है साहब, अपनी इस्लाह कर लीजिए आप। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। अब आप ये बता दिए, देश के प्रथम नागरिक हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत पहुंचे हुए, बहुत ताकतवर आदमी, उन्होंने मुसलमान टोपी लगाने से इनकार कर दिया, रोक दिया। अब इसको नफरत कहिएगा, डर कहिएगा। सिखों की पगड़ी पहन सकते हैं, आदिवासियों का मुकुट लगा सकते हैं, बाकी लोगों की जितनी चीजें हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। मुसलमान की टोपी पहनने से डर गए या नफरत थी? क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। असीम वकार साहब, एक सेकंड, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता सिन्हा साहब पे काहे कह रही हूँ रुबिका लियाकत जी? असीम वकार साहब, आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से करा ली बेइज्जती। कितना मजेदार बात है। और बीजेपी प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही है। भारतीय प्रवक्ता से, आप कमाल ये हिंदुस्तान की देखिए, प्रवक्ता से। भाई भारतीय तो मेरे मासूम भाई, हम लोग हैं, मेरे प्यारे मासूम हम लोग भाई, भारतीय प्रवक्ता से यूनिटी के लिए बनी पार्टी की अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है। और लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा आसान नहीं, आप नहीं रखती हैं मैडम, आप नहीं इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। गजब बेइज्जती है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, उन्होंने बोला कि मैं गर्मी के मौसम में भी शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयान आ रहे हैं, हाँ, योगी जी ने जो बयान दिया है कि वो शिमला की ठंडक उत्तर प्रदेश ले आएंगे, मई जून में भी ले आएंगे, इस पर एक मशवरा छोटा सा दे रहा हूँ, आपके न्यूज़ 18 इंडिया के ज़रिए से पहुँचा दीजिएगा। देखिए, वो शिमला की ठंडक यहाँ ला पाएँ ना ला पाएँ वो अलग की बात है, लेकिन वो एक काम में बहुत माहिर हैं। मेरा मशवरा ये है कि वो शिमला का नाम उत्तर प्रदेश रख दें। मस्त जोक मारा। तो दोनों काम हो जाएंगे, एक तो शिमला उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश शिमला हो जाएगा। तो वहां गर्मी हो जाएगी, यहाँ ठंडक हो जाएगी। बढ़िया मशवरा ये है, बदल देना। वो तो माहिर हैं इसके, कितनी देर लगती है उनको। आपका फिर की ले रहा है? वोट मांगते हैं, उसकी तो बात रखनी पड़ेगी ना वकार साहब। हाँ सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? हाँ। चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों? एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बताइए, आप बोलिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। आप बोलो, फिर मैं जवाब दूंगा। आपने कहा कि आप अपने धर्म का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने बोलिए 4000 रुपए महीना फीस है बच्चे की, पहले क्लास के बच्चे की। कहां से लेके आएगा आदमी? सरकार क्या कर रही है सर? एक राजा की सोच, एक बादशाह की सोच ये होना चाहिए कि हम अपनी आवाम को क्या दे सकते हैं। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। क्या जाहिल आदमी है आप सर? कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है क्या जाहिल आदमी है आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आने दे रहे। सर आप अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा, नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं है सर। अच्छा, आप अच्छे इंसान नहीं है। आप अच्छे, अच्छा, आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। बराबर बोलते जा रहे हैं। आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कभी सरकार से सवाल पूछा आपकी महंगाई कहाँ जाएगी? एक सेकंड, अब आप सुनेंगे। नहीं वकार साहब सुनेंगे। आपने जाहिल कहा, आपने कहा फायदा उठा रहा है, सब कहा, मैंने सब सुना। आप फ्रॉड कर रहे थे। अब आप यही बचा था। अरे बोलिए। अच्छा, और कुछ है सर? आपकी और कुछ है कि आप डर गए जनाब अली? और कुछ है? जनता से डर गए। कौन से? अच्छा, आपका चैनल जनता की आवाज से डर गया। आप बिके हुए आदमी है सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने के लिए? बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार आप हैं। धिक्कार है। हमारी जमीन जा रही है, हमारी जमीन जा रही है, लेकिन जमीन वही की है, जमीन वही की वही है। आप ही लोग चिल्ला रहे थे हमारी नागरिकता जा रही है, हमारी नागरिकता जा रही है, लेकिन आप नागरिक है। चिल्ला रहे थे ना आप कि नागरिकता जा रही है हमारी। देखिए सीए आ रहा है, नागरिकता जा रही है, लेकिन नागरिकता है, जमीन भी है, कई जमीन नहीं गई है। अच्छा, वो गांव जो बनाया है वो नहीं बनाया है। जो आपके साथी पत्रकार एक शो चला रहे थे
कि चाइना खुद आया 7-8 किलोमीटर तक आ गया, उसने अपना गांव बना लिया, 100 घर बना लिए, वो झूठ खबर है? बोलिए एक बार आप। आसिम वकार, मुझे लगता है बहस जिस विषय पर है उस विषय पर है तो बेहतर है। बस हवा निकल गई। नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, सर संविधान में कहाँ लिखा है? आपको इतराज है ईश्वर के नाम से? सर मैं पूछ रही हूँ संविधान में कहाँ रखा है, मुझे कहाँ लिखा है? मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा ही जवाब दीजिए। संविधान में तो बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था, जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह का नाम रहेगा, और अब दुनिया में हम लोग हैं तब भी अल्लाह का नाम है। आपको एतराज करना हो करिए। क्योंकि अब आपके पास देखिए जी वाले हो गए हैं ऊपर से खाली। आप सर्टिफिकेट उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए, और आप हम लोग को बिठा के फंसाने की कोशिश कर रही है। हिंदू मुस्लिम हम लोग कर नहीं रहे। यू आर राइट ब्रो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, ओवैसी साहब पढ़ेंगे? सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे। ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। वादा था सर, उन्होंने कहा था कि जो नमक मिर्ची लगा दिए थोड़ा, खालिद भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने। चलेगा इतना चलेगा, ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे बोलने दीजिए। सर मुझे बोलने दीजिए। सर मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात। आसिम वकार जी, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। 5 साल में आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। अगर ये बातें जो मैंने कही है मोदी जी सर आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े तो मैं समझता हूं कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या ऐसी मजबूरी है? नहीं थे कि आप, जब आप नहीं थे तब मैं एंकर से पूछ रहा था, अब आप आ गए, अब तो आपसे पूछूंगा। ये तो डायरेक्ट बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं भाई मेरे सामने। गजब बेइज्जती है। नहीं सुनिए ध्यान से, उनसे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये सब आपने कहा कि हमारे एजेंडे में ये सब तंज अपने पास रखिएगा और मेरी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मत कीजिएगा। इसकी इजाजत मैं किसी को नहीं देती हूँ। आप कह रहे हैं आप अपने मुद्दे पर रहिए, तार्किक तौर पर वाद विवाद करना हो कीजिए। ये डायरेक्ट बीजेपी के प्रवक्ता आ गए और आप नहीं थे, तो मैं एंकर से पूछ रहा था। तो जली ना, तेरी भी जली ना। अगर हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़े तो सर तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, तब बात इतना हल्की हो जाती है क्योंकि वो हिंदू है। नहीं मैडम, बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी कट्टर वाले हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री आपके हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, पुलिस कमिश्नर आपके हिंदू, और उसके बाद भी अगर आप हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, हिंदू खतरे में है, तो फिर आप अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इलाज करा लीजिए। उसको सुरक्षित कराओ। कोई जाने ना जाने, मुझे पता है आप बीजेपी का काम कर रहे हैं सर, कोई जाने ना जाने। छुए रे तुम लोग के जिंदगी पे, छुए रे। संबित पात्रा बोल रहे थे कि इंजीनियर विक्षिप्त था। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, इंजीनियर विक्षिप्त प्लान तो बड़ा था मुर्तजा का। और वो जो यति नरसिम्हानंद है सर, यति नरसिम्हानंद जो है आतंकवादी यति नरसिम्हानंद, वो भी इंजीनियर है। कई साल रूस में रहा, नौकरी करता रहा और आके लोगों को कह रहा है हथियार उठाओ और मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, कत्ल कर दो सबको। व्हाट इज दैट? वो विक्षिप्त नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो टेररिस्ट नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कार्रवाई कीजिए मुर्तजा पे।
अगर आप में हिम्मत है और आप इंसान हैं और आप ईमानदार हैं, ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। और आप में थोड़ी सी भी अगर सभ्यता बची है, भारतीयता बची है, तो मेरे साथ बोलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद पे हमला किया वो भी विक्षिप्त हैं, आतंकवादी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। जो यतीन नसीमानंद है, जो एक धर्म विषय के खिलाफ कत्लेआम का ठीक है, संबित जवाब देंगे, संबित जवाब देंगे। वो भी असीम वकार, अब मेरे रास्ते में किसी को मैं आने नहीं दे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं मैं खाता हूं बीफ। यही नहीं, अभी और सुनिए। नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम में बीजेपी के नेता कहेंगे नहीं हम खाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहले यूसीसी से पहले एक कानून बनाइए, गाय को आप राष्ट्रीय पशु बनाइए। बात तो सही है। गोवा में प्रतिबंधित कीजिए। हम मुद्दे पर आ जाइए सर। जो आपका नॉर्थ ईस्ट है इसमें प्रतिबंधित कीजिए। नहीं वो छोड़िए, वो तो आपको इनके साथ राजनीति करनी है, करिए। ले जाना, पालना, सर आइए मुद्दे पर बात कीजिए। आप ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कर रहा हूँ। नहीं सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपकी माता जी पे बात कर रहा हूँ, आप नाराज हुए जा रही हैं। आपकी माता जी पे बात कर रहा हूँ, आप नाराज हुए जा रही हैं कि क्या गाय के ऊपर आपको गाय की सुरक्षा नहीं करना चाहिए। गोवा में आप उसको खिलवाएंगे, खाना है वो। नॉर्थ ईस्ट में बकायदा अलग ऐलान खाया जाएगा। नहीं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप बताइए किस टीम में है, कौन सी भी टीम में है, ये बता दीजिए। जिस टीम में आपको रखना हो आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन हक यह है, ईमानदारी की बात यह है कि हम हिंदुस्तान के युवाओं की टीम में हैं। हम उस टीम में हैं जो टीम आज रोजगार के लिए लाइन लगाए हुए है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। हम उस टीम में हैं जो आज शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हम उस टीम में है भारत की उन महिलाओं के साथ खड़े हैं जिनको 350 रुपए का झांसा देकर सिलेंडर 1150 रुपए में बेचा जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। हम उस टीम में है जिस टीम में देश के संविधान की बात होती है, देश की तरक्की की बात होती है। हम आपकी टीम में बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के ऊपर हुकूमत कर रही है झूठ बोलकर। पता है ना आप सबको। वही आ रहा है जो आपकी समझ में आ रहा है। तो फर्क इतना है कि आप आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लिए काम कर रहे हैं और हम देश के लिए काम कर रहे हैं। समझ तो दोनों की एक बराबर है। कानपुर में अभी जिस गरीब रिक्शे वाले को मारा गया, उसकी बेटी चीखती रही, वहां धर्म विशेष के नारे लगते रहे, उसको पिटाई होती रही, आरोप वहां भी लगा दिया गया छेड़छाड़ का। यहां भी आरोप छेड़छाड़ का लगा दिया गया। तबरेज अंसारी जो एक लड़का था, नौजवान लड़का था, उसको कत्ल कर दिया गया, उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। कहीं छेड़छाड़ का आरोप, कहीं चोरी का आरोप। जब कहीं कुछ नहीं मिलता है तो कह दिया जाता है गाय काटने जा रहा था। और आप जैसी ही अकल मेरे भी है। और फर्क कितना है कि आप सरकार के इशारे पे हिंदूवादी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं, मैं भारत के लिए काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है तस्लीम भाई। जिस दिन आप मेरी जगह काम करने लगेंगे, मेरे जैसा काम करने लगेंगे, उस दिन आपके सवाल भी चेंज हो जाएंगे सर। शर्म करो, शर्म। कि किसी ने पूछा कि टैक्स कैसे लिया जाता है, टैक्स कैसे लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा सूरज की तरह। तो कहा कैसे? कि कम दबाव वाले क्षेत्रों से सूरज की जो गर्मी होती है वो पानी को ले लेती है और बाद में वो भाप बन के चलती है, जहां ज्यादा दबाव होता है वहां बरसा देती है। आप समझिए बात को। टैक्स हमारा कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए? सूरज की तरह, कि जहां पर कम दबाव है वहां से ले, पानी को ले ले, और जहां बहुत गुर्बत है, जहां जरूरत है वहां बरसा दे जाकर। बात तो सही है। जहां जरूरत है वहां बरसा दे जाकर। ये होना चाहिए टैक्स का सिस्टम सर। और हम आप कर क्या रहे हैं? हम आप सिर्फ ले रहे हैं और लेने के बाद बरसा कहां रहे हैं? हमने लिया किससे? सर पेट्रोल भरा रहा है टैक्सी वाला, ऑटो वाला, हम उससे 35 रुपए का पेट्रोल उसको 100 रुपए का बेच रहे हैं, उससे 65 रुपए ले रहे हैं, बरसा रहे हैं अंबानी जी पर, अडानी जी पर। देश संकट में है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। सैयद हसीम वकार, जो मोहन भागवत ने कहा, फिर वो इस समय बिल्कुल मौजूद है कि हिंदुओं को एकजुट होने का टाइम आ गया। तो उससे मेरा क्या फायदा? आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, पहले तो मुझे ये समझा दीजिए। देखिए, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। मेरा मिजाज, मेरी आइडियोलॉजी, मेरी मानसिकता बिल्कुल अलग है। आप मेरी आइडियोलॉजी तक नहीं पहुंच सकते। मैं एक शेर सुनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता हो आपको समझ में आ जाए। जो आप अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं उनके लिए एक शेर है कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था,
मैंने उसके हाथ चूमे और उसे बेबस कर दिया। कि आप नफरत बांटते हैं, मैं प्यार बांटता हूं। आप नफरत सुनना चाहते हैं, मैं नफरत बोल नहीं सकता। आप नफरत से देश चलाना चाहते हैं, मैं चारों तरफ मोहब्बत के फूल खिलाना चाहता हूं। लड़ाई तो हमारी आपकी होगी, मुकम्मल लड़ाई होगी। आप अपने एजेंडे पे चलेंगे, हम अपने एजेंडे पे चलेंगे। आप अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। आप देश में जितना भी जहर बो सकते हैं बोएंगे, हम जितना भी मोहब्बत के फूल खिला सकते हैं खिलाएंगे। लड़ाई तो हमारी आपकी होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये